खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 5 बज चुके हैं और प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आज इस 5 के पंच में खास मौजू पर आपकी तवज्जो मबसूल कराएंगे और वो मौजू है सिक्योरिटी का या सलामती कह लीजिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है और एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। साल 2023 को हम खैराबाद कहने जा रहे हैं, लेकिन 2023 की कुछ ऐसी कड़वी यादें हैं जो दिसंबर 2023 के आखिरी लम्हात में भी हम सबको एक बार फिर से खून के आंसू रोने पर या रुलाने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बनी है। इस पर आज बात करेंगे। ताज़ा तरीन अपडेट और जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी जरा आप इस ऑपरेशन के हवाले से देखें और सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले फटाफट से वो 5 खबरें आपके सामने रख दी जो तय फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने रखनी होती है। और ये वो 5 खबरें रहती हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा तज्जिया, तबसरा या फिर फीडबैक हम तक पहुंचाते हैं या फिर अपनी बात रखते हैं। आज सबसे पहले टॉप 5 में जरा गजा से पहला अपडेट आपको दे दें, क्योंकि गजा में 70 या 75 दिनों से जायद इजरायली हमले जारी हैं। इतने दिन गुजरने के बावजूद भी राहत की कोई खबर नहीं है। और दूसरी तरफ अब ज्यादातर इलाके या कह सकते हैं कि गजा का 60 से 62% हिस्सा खंडरात में तब्दील हो चुका है। 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी अब तक 75 दिनों की इस लड़ाई में 7 अक्टूबर से मारे जा चुके हैं। इमारतों के मलबे में हजारों फलस्तीनी अब भी दबे हुए हैं। इंसानी इमदाद की किल्लत परेशान हाल गजा के बाशिंदों को भूखमरी के धाने पर लाकर खड़ा कर रही है। और एक इंटर एजेंसी और एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ की रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है या इंकिशाफ किया है कि हैरत अंगेज तौर पर इस वक्त भी तकरीबन 5.5 लाख से ज्यादा लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। यानी हर चौथा शख्स जो इस खूबसूरत इलाके के अंदर रहता था खंडरात में अब खुद के लिए खाना तलाश करते हुए नजर आ रहा। और इंसानी इमदाद के दाखिले पर पाबंदी के चलते भूख से यहां पर जिंदगियां खत्म हो रही हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि गजा में जो गजा की मिकदार पहुंच रही है वो नाकाफी है और हेल्थ और हाइजीन के भी काफी मामला पेश आ रहे हैं। यही वजह है कि मुबस्सरीन काफी ज्यादा अब खबरदार करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब एक बड़ा और कठिन चैलेंज होगा, वो आने वाले दिनों में आप सबके सामने होगा। परेशानी होगी और वो भूखमरी और बीमारी होगी। दूसरी खबर आपको जरा दिल्ली से बता दें जिसका ताल्लुक फ्रांस से है, क्योंकि फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन 2024 के यौम जमहूरिया की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी दिल्ली पहुंचेंगे, शिरकत तकरीब में करेंगे। और आज पीटीआई की खबर के मुताबिक इस सिलसिले में मैक्रोन को बाज़ाब्ता तौर पर भारत सरकार की तरफ से दावतनामा भेजा गया है। और इससे कबल मरकजी हुकूमत ने अमरीकी सदर जो बाइडन को मेहमान खुसूसी या मुख्य अतिथि के तौर पर परेड के मौके पर मदऊ किया था, लेकिन उन्होंने जनवरी में दिल्ली आने से आजिज़ी का इजहार किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने जुलाई में फ्रांस का दौरा किया था और पेरिस में हॉस्टेल डे फ्रांस का कौमी दिन जब होता है इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए थे। फिर उन्होंने सदर एमेनुअल मैक्रोन को 2024 के यौम जमहूरिया की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत के लिए हिंदुस्तान आने की दावत दी थी। आज अब वो 2024 में 26 जनवरी पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर या चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। तीसरी खबर भी नई दिल्ली से, क्योंकि इंडिया इत्तेहाद ने आज 146 अपोजिशन के जो लीडरान थे या वर्कर्स थे या पार्लियामेंट मेंबर्स थे उनकी मौतली के मामले पर मुल्क भर में एहतजाज किया। सड़कों पर आज अपोजिशन के लीडरान उतरे और इंडिया की इत्तेहादी जमातों के रहनुमा या जो कारकुनान थे मुल्क भर के साथ साथ जिले हेडक्वार्टर्स पर तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों में एहतजाज कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आज एक ऐसा मुनाजरा हुआ जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर कई अहम शख्सियात मुख्तलिफ तंजीमों से जिनकी वाबस्तगी थी इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा हैं, आज इस प्रोग्राम में शरीक हुए। 13 दिसंबर को पार्लियामेंट हमले की 22वीं बरसी पर 2 नौजवान लोकसभा के सामईन गैलरी से ऐवान में दाखिल हुए थे। जिस वक्त दोनों नौजवान ऐवान में कूद पड़े और हंगामा आराई के दौरान ऐवान की कार्रवाई काफ़ी जो है वो मुतासिर भी हुई। हालांकि उस वक्त कार्रवाई चल रही थी, लेकिन उसके बाद इस मामले पर हुकूमत को घेरने की कोशिश हुई। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि सिक्योरिटी कोताही का बड़ा मामला है, सुरक्षा चूक हुई है, तो अब फौरी तौर पर जवाबदेही तय करते हुए वज़ीर दाखिला या मुल्क के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह वो इस पर जवाब दें। इसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखा गया। और जब इंडिया इत्तेहाद के लीडरान आज एहतजाज नई दिल्ली में कर रहे थे तो जम्मू कश्मीर और मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर भी कांग्रेस सड़कों पर उतरी, एहतजाज किया और कई जगहों पर पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की। चौथी खबर कैट के मुतालिक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी CAT जम्मू ने 1 दहाई से ज्यादा अर्जा गुजर जाने के बावजूद अदम फालियत का संजीदगी से नोटिस लिया और महकमा स्कूल एजुकेशन जम्मू के खिलाफ इसके अहकामात का एहतराम न करने, अमल दरामद को यकीनी न बनाने पर सख्ती की। गलती करने वाले एहलकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया और कहा कि जिसने गलती की है उसकी सैलरी से 50,000 रुपए काट कर सरकारी खजाने में भरे जाएं। मजीद ये ट्रिब्यूनल ने महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो इन
वजूहात का पता लगाने के लिए इंक्वायरी करें कि मुकदमात में बरवक्त जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया और गलती करने वाले अहलकार या अफसरान के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जानी चाहिए। इब्तदाई तौर पर दरख्वास्त गुजार मीनू शर्मा ने 2009 का SWP नंबर 1174 दर्ज करके अपनी सर्विस से मुतल्लिक शिकायत के अजाले के लिए जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट से रुजू किया था। 2009 का केस जिसकी शिकायत का अजाला आज 2023 में किया गया, लेकिन अगर आप जुडिशरी की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी जरूर कुछ ऐसी पेचीदगियां रही जिसके सबब अभी तक इस केस का मुशाहिदा नहीं हो सका। लेकिन लापरवाही आज बड़ी जो कि बोझ के सामने आई, जम्मू के अंदर बिलखुसूस जो महकमा तालीम है उसको फटकार लगी और कार्रवाई का हुक्म देने के साथ साथ इंक्वायरी तो करनी ही है। 50,000 जुर्माना भी या तो उन लोगों पर जो जिम्मेदारान हैं या फिर खुद से उसको भरना होगा। सेंट्रल ट्रिब्यूनल की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तरफ से, कैट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। टॉप 5 में 5वीं खबर, चिल्लाए कलान का आज दूसरा दिन है। वादी कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत में मामूली बेहतरी आई है, लेकिन शदीद सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है। कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में या बहुत सारे इलाकों में सुबह सुबह इतलात मिली कि पानी के ज़खायर मुंजमद हुए और कुछ एक इलाकों में पानी की सप्लाई भी मुतासिर रही। और महकमा मौसमियात के तर्जुमान की तरफ से तस्दीक की गई है कि बुध की रात को कम से कम 3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़श्ता रात से 1 दर्जा ज्यादा था। माइनस टेम्परेचर अभी भी बहुत सारे इलाकों में है। यही वजह है कि ठंड काफी ज्यादा है। अनंतनाग हो, पहलगाम का इलाका हो, काजीगुंड हो जो गेटवे कश्मीर के लिए कहलाता है, दीगर खास मकामात हो, 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड से -1.0 और 3.0 से लेकर 2.4 तक पहुंच गया है। और इन सब के बीच हालांकि 27 तारीख के बाद मौसम जरूर तब्दील होने का इम्कान है, मगर आइंदा 24 घंटों में हल्की बारिश और बर्फबारी कुछ एक बालाई इलाकों में हो सकती है। अदरवाइज मौसम ज्यादा एक हिस्सों में तब्दील नहीं होगा। लेकिन 27 दिसंबर के बाद एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, इम्कानात के मुताबिक ऊंचे इलाकों में अलग थलग मकामात पर हल्की बर्फबारी का एक और सिलसिला मुमकिन है और सुबह सुबह शदीद सर्दी की वजह से एक बार फिर से कामकाज मुतासिर भी होता है। तो ये टॉप 5 में 5 बड़ी खबरें। इन 5 बड़ी खबरों पर आप रिएक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा तासुरात पेश करते हैं। यहां से आगे बढ़ेंगे और वो मौजू जो सिक्योरिटी से जुड़ा है, सलामती से जुड़ा है, उस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आपके सामने तासुरात भी रखेंगे जो इस पर जो बैक टू बैक सियासी जमातें भी रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही हैं। लेकिन पहला बड़ा अपडेट जरा आपको दे दें, जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज खित्ता पीर पंचाल के अंदर इस वक्त सरगर्म है और बफलियाज पुंछ के अंदर जंगलात वाले इलाके में मिल्टन 2 की तलाश जारी है। इस वक्त फिर से गोलियां चलने की आवाज जो है वो जंगल के अंदरूनी हिस्से में सुनाई दी गई है। पुंछ में दूसरा रोज है आज ऑपरेशन का और इस दौरान कौमी तहकीकाती एजेंसी या NIA की टीम भी मौके पर पहुंची है। तहकीकात का आगाज साथ साथ किया जा रहा है। पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनिशियल डिटेल्स जो हैं और ये वो तस्वीरें हैं जब ऑपरेशन भी साथ साथ आज सुबह से ही, वैसे तो कल रात से खत्म नहीं किया गया था, लेकिन चूंकि सर्दी थी, अंधेरा था, चैलेंजिंग रास्ते थे, जंगलात है, काफी घना जंगल है, इस वजह से मुश्किलात काफी ज्यादा थी। इसलिए आज दीरा की गली के करीब कल जब हमला हुआ तो आज सिक्योरिटी फोर्सेस अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन को वसी करते हुए मुहासरा बढ़ाकर तलाशी कार्रवाई को तेज किया गया। दूसरा रोज ऑपरेशन का और ये दूसरी तस्वीर आपके सामने, जहां पर गुज़श्ता रोज मुश्तबा मिल्टन 2 के हमले में फौजी एहलकार जिनकी 5 तादाद हो गई, जो मुल्क की हिफाजत करते करते कुर्बान हो गए, अपनी जान की कुर्बानी दी, इन तमाम लोगों तक इन मिलिटेंट्स को पहुंचाने में कुछ लोगों पर शायद शक की उंगली या जो है वो एक तरह से शक इन लोगों पर है और बहुत सारे लोग जो आसपास रहते हैं, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, मुश्तबे अफराद हैं, पूछताछ की जा रही है और मरकजी एजेंसी की एक खुसूसी टीम भी आज इस जगह पहुंच चुकी है। पुंछ और दीगर मकामात की तस्वीरें जहां पर इन लोगों को पूछताछ के लिए साथ लिया गया। इस बीच सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के जो अफसर हैं उनकी क़यादत में जाए वकूअ के दौरे पर आज NIA की टीम भी पहुंची है। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे रास्ते पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का पहरा लगा है। DKG से आने वाला रास्ता जो सुरनकोट को कनेक्ट करता है या फिर राजौरी का पुराना रास्ता जो कि शाहदरा से होते हुए, थना मंडी से गुजरते हुए, बफलियाज से गुजरते हुए मुगल रोड के साथ कनेक्ट करता है, इसको 2 दिन के लिए फिलहाल ट्रैफिक के लिए मुअत्तल किया गया है। कार्रवाई की तस्वीरें भी देखेंगे। जंगलाती इलाके में किस तरीके से डॉग स्क्वाड भी मुतहरिक है। जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स के 48 RR के जवान और इसके अलावा जरूरत पड़ने पर इजाफी दस्ते भी यहां पर आपको सिक्योरिटी की इस सबसे बड़े ऑपरेशन को चलाते हुए जरूर नजर आएंगे। कार्रवाई चल रही है, इस पर मजीद बात करेंगे, अपने मेहमान के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस पर रद्द-ए-अमल भी आ रहे हैं और रद्द-ए-अमल इससे पहले मैं पॉलिटिकल रिएक्शंस की तरफ जाऊं, पहले जरा ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, जहां एग्जैक्टली हमला हुआ और उसके बाद कहा जा रहा है कि जिस एरिया से मिलिटेंट फरार होने की कोशिश कर रहे हैं उस एरिया पर गुलिस्तान न्यूज की टीम भी पहुंची और वहां से रिपोर्ट करने की कोशिश की। साथ साथ सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारान हैं, इदारे हैं, वो भी काफी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले जरा ग्राउंड रिपोर्ट और उसके बाद इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे।
इस समय मैं देरा गली उसी जंगल में हूं जहां कल भारतीय सेना की 2 वाहनों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। आपको बता दें, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ बकरवाल की शक्ल में गाड़ी के आगे आए और गाड़ी को रुकाने की कोशिश की। वहीं जब गाड़ी रुकी तो आतंकियों ने अन्धाधुंध गाड़ी पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए और 2 जवान घायल हैं। ये मेरे पीछे आप जो जंगल देख रहे हैं, ये वही जंगल है जहां कल आतंकियों ने हमला किया और हमला कर 5 जवानों को शहीद किया। ये जो आप सामने एक घर देख रहे हैं, ये एक डोक है, जिस डोक में अक्सर बकरवाल लोग जो हैं वो ठहरते हैं और सर्दियों के मौसम से जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो यहाँ से वापस चले जाते हैं। इस पूरे अगर जंगल की बात करें तो इस जंगल में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और बड़े बड़े जो है नाले बहते हैं। अक्सर ये आतंकी इन जंगल का सहारा लेते हैं, इन नालों का सहारा लेते हैं, इन चट्टानों का सहारा लेते हैं और यहाँ पर छुपे रहते हैं। जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया है, काराना हमला इसको हम कहेंगे, और जिस तरह से छुपकर भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया गया है, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और बताया जा रहा है कि 2 जवान जो है वो घायल हैं। इस समय भी अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो इस पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और आपको एक चीज और बता दें कि अभी जो है यहाँ पर जो है एनआईए की टीम जो है वो भी पहुंच चुकी है और एनआईए की टीम जो है अब यहाँ पर पहुंच के जो है वो जांच जो है वो शुरू कर दी है। आपको एक चीज और सनी शर्मा, गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा, इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद जहां पर कार्रवाई आसपास चल रही है और चारों तरफ से जंगल को घेरा गया है। इससे पहले मैं अपने मेहमान के पास चलूं, साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद क्या कुछ कह रहे थे पुंछ इस ऑपरेशन पर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर, उनकी भी जरा बात आपको सुनाते हैं और उसके बाद इस पर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पिछले कई सालों से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्टेट में मिलिटेंसी तकरीबन 3 दशकों के बाद ख़त्म हो गई थी और हम सब सोचते थे कि अब एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। बहुत कुछ खोया स्टेट ने इन सालों में, इन दशकों में। जाने में भी बहुत खोई, नौजवान खोए, बुज़ुर्ग खोए, सीनियर लीडर्स खोए, हर फील्ड के लोग, प्रोफेसर खोए, वाइस चांसलर खोए, और जिसकी वजह से हमारा स्टेट जो है 50-60 साल पीछे चला गया। जो देश इन 30 वर्षों में आगे गया और ये ज़माना था टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ने का, आईटी का, उससे हम महरूम रहे, वंचित रहे। मिलिटेंसी साबिक वज़ीर आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद बात कर रहे थे। पुंछ राजौरी में जो हालिया मिलिटेंसी के वाक़यात हैं उस पर बात कर रहे थे। इस पर ज़रा और बात करेंगे और गहराई के साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। हमारे साथ ख़ास मेहमान कुलदीप हुड्डा साहब हैं जो कि साबिक पुलिस सरबराह हैं और इनके पास जिम्मेदारी उस वक्त रही, मौजूदा वक्त में हम मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में या यूनियन टेरिटरी में हैं या केंद्र शासित प्रदेश में, लेकिन साबिक़ा रियासत में इनके पास जिम्मेदारी रही और बेहतर तरीके से इस पूरे इलाके को जानते भी हैं, क्योंकि काफ़ी पुरसकून लम्हात भी इस एरिया के लोगों ने या फिर आवाम ने इस इलाके में देखे जहां पर आज काफ़ी ज़्यादा तनाव देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया कुलदीप साहब वक्त देने के लिए। 5 के पंच में आपका इस्तकबाल, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत में ज़रा इसी चीज़ से कि साल 2023 को हम अलविदा तो कहने जा रहे हैं, लेकिन ये कड़वी यादें जो इस साल काफ़ी ज़्यादा अप्रैल 20 से शुरू होती हैं, हालांकि उससे पहले भी इंसिडेंट्स, लेकिन ये जो नई गुरिल्ला वॉर ऑफ टेक्निक है, क्या आपकी नज़र में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और क्या एक स्ट्रेटजी नई तरीके से या प्लान जो है वो एनिमी ने तैयार किए, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि इस पीर पंचाल रीजन में जो एक पीसफुल माहौल था पिछले 3-4-5 सालों में, उस पूरे माहौल को ख़राब करने और डिस्टर्ब करने की कोशिशें फिर से जो जिंदा हुई हैं, जो आज तक बरकरार हैं? देखिए, इसमें 2-3 वजूहात हैं कि पुंछ राजौरी में पिछले 2 साल में इंसिडेंट्स क्यों बढ़ गए हैं। एक तो ये वजह है कि कश्मीर में हालात बहुत जल्दी से नॉर्मल हो रहे हैं और वहां पर मिलिटेंसी को पूरी तरह से लगभग काबू किया गया है। टेररिस्ट का काफ़ी लॉस हो गया उसमें और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा ज़बरदस्त अच्छा काम किया, जिसकी वजह से कश्मीर में प्रेशर आया उसकी, और उसका एक ये भी नतीजा है कि टेररिज्म जो है वो जम्मू की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन जम्मू में पुंछ राजौरी बॉर्डर एरियाज होने के कारण इन इलाकों में
इस टाइप की वारदात होने का ज्यादा इम्कान है, क्योंकि वहां पे एलओसी बहुत नजदीक है। हम्म। और साथ में जब गलवान इंसिडेंट हुआ तब पुंछ राजौरी से कुछ आर्मी फोर्सेस विड्रॉ करके वहां ले गए, जिसकी वजह से यहाँ पे सीआई ग्रिड कमजोर पड़ गया। और साथ में काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में भी कुछ खामियां नजर में आ रही है अब, जिसको हमारे दुश्मन एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर आप इस साल की वारदातें देखेंगे या पिछले 2 साल की पूरी तौर पे कार्रवाई वारदातें देखेंगे, जी। ये वारदातें एक पर्टिकुलर एरिया में आई हैं, जिसका एक इशारा जाता है कि थाना मंडी एरिया मोस्ट लाइकली यूज किया जा रहा है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। हम्म। और इन वारदातों में एक पैटर्न ये भी देखा गया है कि एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद लगभग 2-1 महीने खामोशी रहती है, फिर इंसिडेंट हो जाता है। तो जिससे एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन ये है कि एक वेल प्रिपेयर्ड और हेवली आर्म्ड ग्रुप आता है अंदर, वो यहाँ पे कार्रवाई करता है माउंटेनस इलाके में, जहाँ टेरेन बड़ा डिफिकल्ट है, जहाँ केव्स हैं, जहाँ बहुत जंगलात हैं, वहां पे इनको छुपने की जगह भी मिलती है। इनको लोकल शेल्टर की जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे, जहाँ पे एक्सपोज हो सकते हैं, जहाँ से इंटेलिजेंस आ सकती है, वहां पे शटर लेके और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की जद में ना आने की वजह से कुछ टाइम वहां पे पास करके वापस चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को मजबूत किया जाए, खासतौर पर राजौरी सेक्टर में जो एक इशारा आता है कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन का एक अगर आप देखेंगे इस वारदात को भी थाना मंडी से डेरा की गली और डेरा की गली से बख्तियार की तरफ रास्ता जाता है। उससे पहले भी जो राजौरी में भी इंसिडेंट हुए उनका भी इशारा है कि थाना मंडी एरिया से आ सकते हैं, वो नियरेस्ट पॉसिबल जो रूट बनता है उनका। और इसलिए साथ में एक और जो नई डेवलपमेंट हो रही है, जो हाल ही में यूएसए और कनाडा का रोल रहा है, कि जहां पे हिंदुस्तान में मुलविस टेररिस्ट उनको पनाह मिल रही है इन कंट्रीज में, उससे पाकिस्तान को एक हौसला भी बढ़ रहा है कि उसकी टेररिस्ट एक्टिविटीज को अब इंटरनेशनल लेवल पे उतना सीरियसली नहीं लिया जाएगा। अगर आप देखेंगे पिछले ट्रंप के टाइम में पाकिस्तान एक निशाना बन गया था, टारगेट बन गया था टेररिज्म को फैलाने के लिए पूरे में। लेकिन अब उस टाइप की जो टिप्पणियां खासतौर पे यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्री से नहीं आ रही है। और अगर देखा होगा आपने कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी, वो भी आजकल वॉशिंगटन में है, वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिंकन से मिले, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिले, डिफेंस सेक्रेटरी से मिले, डिप्टी एनएसए से मिले। तो वहां पे वो भी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि कश्मीर का एक इशू है और वो जो किलिंग्स पीओके में हो रही है उसमें भी वो इशारा कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का हाथ है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, जो उनकी अपनी करनी की है जी। और कश्मीर का जो 370 के बाद वो एक फोकस फिर उन मुद्दों पे वो बात कर रहे हैं वहां पे। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हिंदुस्तान की तरफ से बड़ी प्रोएक्टिव एक्शन हो जाए, ताकि पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन ना हो और वो इस काबिल ना रहे कि इस टाइप की जो बार बार टेररिस्ट एक्टिविटीज लॉन्च कर रहे हैं, खासतौर पे पुंछ राजौरी में, उससे वो बिल्कुल वो हट जाए और उसके काबिल ना रहे वो। ठीक है कुलदीप साहब, ये पूरा सिलसिला हम पहले भी देखते थे, लेकिन पहले ज्यादा ऑपरेशंस होते थे जब आप भी रहे। तो इस पूरे खित्ते के अंदर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हम बहुत अच्छे से इस एरिया को जानते हैं और हमसे बेहतर आप, चूंकि आप इन पूरे एरियाज के अंदर खिदमत अंजाम देते रहे हैं बतौर सीनियर पुलिस अफसर। तो इस पूरे एरिया के अंदर ये जो एक नया किस्म का प्लान है कि घात लगाओ हमला करो, पहले बीजी फिर कंडी ब्लॉक के अंदर, फिर इसी तरीके से उसका पास वाला एरिया ये जो चुना गया है अलग अलग जगहों पर, लेकिन एक ही रीजन के अंदर ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, जो आपने कहा कि एक इस तरह का ग्रिड तैयार करना है मजबूत और मुनज़्ज़म तरीके से, एक ऐसी कैंपेन चलनी है जहां पर इन लोगों पर काबू पाया जा सके। इसमें लोकल्स का क्या रोल आपकी नजर में रहेगा? क्योंकि पिछले दिनों जब कालाकोट का ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद साहब ने कहा कि लोकल्स, अब जो नौजवान हैं उनको हथियारों की ट्रेनिंग देना, उनको इन्वॉल्व करना, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ जोड़ना, ये बहुत हद तक हेल्पफुल इकदाम रहेगा। तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ये एक पॉसिबल वे आउट है इस चीज से निपटने के लिए, और बहुत हद तक मिलिटेंसी का मुकम्मल तौर अब ये खात्मा इस रीजन के अंदर भी हो सकेगा अगर इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है आने वाले दिनों में?
देखिए, इस टाइप के जो अंदरूनी इकदाम हैं, जैसे आप विलेज डिफेंस कमेटी का इशारा कर रहे हैं, उस टाइप जी। के कार्रवाइयां तो एक मुसलसल तरीके से जारी है और उनको स्ट्रेंथन हमेशा किया जा सकता है। लेकिन दो बातें इसमें हैं। एक तो ये है कि जो ये इन्फिल्ट्रेशन करके जंगलात में, जंगलों में, फॉरेस्ट एरियाज में जी। अपने शेल्टर लेते हैं और वहां से ये एम्बुशेस लॉन्च करते हैं, वहां पे उनको रहने के लिए जरूरी है कि लोकल सपोर्ट इनडायरेक्टली, मैं नहीं कहता हूँ कि शटर के तौर पे, लेकिन उनका जो खाना पीना या बाकी जो जरूरियात है उनकी वो पहुंचाया जाता है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो उनके साथ मुलविस है या उनके जो गाइड्स है जो इनको इन्फिल्ट्रेशन के रास्ते से फिर अपनी जगह तक पहुंचाते हैं, वो उसमें कुछ लोकल जरूर मुलविस होंगे, बगैर लोकल के ये नहीं हो सकता है। हम्म। एक तो उनको आइडेंटिफाई करना है, इसलिए इंटेलिजेंस को इसमें और मजबूत बनाना है। इन एरियाज में आर्मी इंटेलिजेंस भी है, सीआईडी भी है और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है और रॉ की भी प्रेजेंस है। तो ये चारों एजेंसीज को एक कोऑर्डिनेशन के तौर पे अपने अपने इनपुट्स को मिला के इस नतीजे पे पहुंचना है कि कौन से लोग इनको मदद कर सकते हैं। जी। दूसरा, हम अंदर अगर जंगलों में उनको ढूंढते रहेंगे और उनके लिए हम हेलीकॉप्टर दौड़ाते रहेंगे और फोर्सेस आफ्टर द इंसिडेंट भेजते रहेंगे, उसमें ज्यादा कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि ये ऐसा टेरेन है कि जहां पे छुपने की जगह ज्यादा है और आर्मी को कोई टेररिस्ट मिलना बड़ा मुश्किल है। और अगर देखा होगा आपने पिछले जो 4-5 इंसिडेंट हुए, उसमें आफ्टर इंसिडेंट जो ऑपरेशन हुए उसमें खास कुछ मिला नहीं। उसमें मैं नहीं कहता हूं कि किसी फोर्स की कोई उसमें कोई कमी है उनके काम में, लेकिन ये एरिया ही ऐसा है कि जहां पे कोई भी टेररिस्ट मिलना कार्रवाई के मुश्किल है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि जहां से ये इंसिडेंट ओरिजिनेट होता है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल को जिसमें हम मजबूती ला सकते हैं, उसको और मुस्तैद करना, उसको रिएनफोर्स करना, उसमें टेक्निकल गैजेट्स को का जो इस्तेमाल है जी। उनको उनको डिप्लॉय करना, और साथ में जो हमारे जो एंटी ड्रोन मेजर्स है, क्योंकि काफी सप्लाईज, चाहे वो पैसा हो चाहे वो हथियार हो, वो ड्रोन जी। के जरिए भी मुलविस किए जाते हैं। और आपकी एक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अब जी। चाइनीज आर्मी की फुटप्रिंट सब पीओके पे भी है और एक आध जगह पे वो बड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है। और बिल्कुल। इसलिए, और चाइना ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ा है। और इसके अलावा जो हथियार वगैरह ये इस्तेमाल हो रहे हैं, जो रॉकेट्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं टेररिस्ट के द्वारा, जो ड्रोन के जरिए जो कैच हुआ है और आर्म्स एमिशन पकड़ा गया है, वो चाइनीज मेक का काफी है। तो चाइनीज का भी एक अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वाया थ्रू पाकिस्तान टेररिस्ट और पाकिस्तान आर्मी जी। कश्मीर के अफेयर्स में। तो इसलिए हमने अपने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी उनको इंटरसेप्ट करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स लानी जरूरी है। आजकल का जो दौर है, अगर आपने हमस का वार देखा होगा, इजराइल हमस का वार, उसमें टेक्नोलॉजी पे कितना जोर दिया गया, उसके नतीजे में कितनी उसमें कार्रवाइयां की, सफल कार्रवाई की जा रही हैं, वो सब देख रहे हैं। तो हम उसमें अभी थोड़ा पीछे हैं। हमने टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स बॉर्डर मैनेजमेंट में जरूरी लानी है, ताकि हमारा एक बॉर्डर जो है, जो एक बाइस बना है परेशानी का, जी। इसको हम किसी तरह से इस नामुमकिन बनाए टेररिस्ट के लिए अंदर आना। कुलदीप हुड्डा साहब, साबिक पुलिस सरबराह हैं आप, जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी तवील खिदमात रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलिस्तान न्यूज़ को वक्त देने के लिए और इस अहम मौजू पर रोशनी डालने के लिए। हमसे बेहतर चूँकि जानते हैं और बता सकते थे कि इस वक्त की सारी सूरत हाल पर को बेहतर करने के लिए इस हालत से जो इस वक्त राजौरी पुंछ के अंदर कुछ एक एरियाज के अंदर बनाने की कोशिश हुई है मिलिटेंट 2 की जानिब से, इससे बाहर निकलने के लिए क्या इकदाम मुमकिन तौर पर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी इदारे मिलकर उठा सकते हैं, और जो तहकीकाती एजेंसियां हैं उसमें मजीद उनके मुताबिक और टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की ज़रूरत है, ताकि मुकम्मल तौर पर इस तरह के जो मुल्क और रियासत मुखालिफ इकदाम हैं उनसे बचा जा सके। 5 के पंच में बस इतना ही। आप मुझे इजाज़त देंगे, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।